कुछ पता नहीं था सिचुएशन आगे कैसे जाएगी, लेकिन ऑयल की प्राइसेस को हमने उसके बाद ओवर द वीकेंड काफ़ी बढ़ते हुए देखा। और अगर आपका माइंड है कि अगर अभी अभी आप पैसा लेके आ रहे हैं और आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना है या फिर आप चाह रहे हैं कि मुझे 10-15% का गेन मिले, तो बिल्कुल ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो एसएसजीसी, एसएनजीपी ये तो प्राइसेस पास ऑन कर देंगे, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर को हम देख सकते हैं कि इनिशियल थोड़े से प्रेशर में है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम ऐसा तो नहीं है किसी एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं या ऑयल की प्राइसेस हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं। लकी सीमेंट आता है, दूसरे नंबर पर डीजी खान सीमेंट आता है उसके पास, क्योंकि एमसीई बैंक की ऑलरेडी होल्डिंग वगैरह भी आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स हफ्तानामा की एक और एपिसोड में हम सब आपको वेलकम करते हैं। लास्ट एपिसोड जब हमने कंक्लूड की थी तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उसकी वजह से जो मार्केट की कंडीशन है, ज़्यादा बेहतरी कैसे होगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि टेंशंस मज़ीद बढ़ती हैं या कम होती हैं। लेकिन हमने एक ग्लोबल फ्रंट पे भी ऑयल की प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा, उसका एक इम्पैक्ट हमने पाकिस्तान में भी देखा, रीजनल मार्केट्स में भी देखा। और मंडे को हमने देखा कि मार्केट ने अपना काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट की, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन अगेन जो है मार्केट ने दोबारा 9,700 पॉइंट्स गेन किए, लेकिन उसके बाद दोबारा हमने डिक्लाइन देखा जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती गईं। हमें शो में जॉइन करेंगे मुफीज़ अजीज़ और मोइस शहजाद साहब। इन दोनों से हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिनेरियो, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए और किस तरह आगे मार्केट के आउटलुक को ये देखते हैं। मुफीज़ भाई एंड मोइस भाई, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मोइस भाई मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा। लास्ट वीक जैसा हमारी डिस्कशन हुई थी तो सिचुएशन काफ़ी अनसर्टेन थी। कुछ पता नहीं था सिचुएशन आगे कैसे जाएगी, लेकिन ऑयल की प्राइसेस को हमने उसके बाद ओवर द वीकेंड काफ़ी बढ़ते हुए देखा और उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट हमने मंडे की ओपनिंग में मार्केट पे भी देखा। तो कैसे इस वीक को रिव्यू करते हैं और आगे कैसे देखते हैं मार्केट को? देखिए, जो लास्ट वीक था हमारा, जो फ्राइडे का हमने शो किया था, उसके अंदर हमने बताया था कि मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। फिर जंग वाले मामला भी वीकेंड के अंदर क्या हो जाए, नोबडी नोज़ कि वीकेंड के अंदर क्या हो जाए। अभी भी वीकेंड आ रहा है, हमें पता नहीं है जंग के बारे में क्या हो जाता है, कुछ नेगेटिव आ जाता है, कुछ पॉजिटिव सीज़ फायर की तरफ चले जाता है, कुछ भी नहीं पता होता हमें। तो फ्राइडे को जो हमने शो किया था, हमने बताया था कि ऑयल ऊपर जा सकता है अगर जंग वाले मामला ठंडे ना हुए, और ऐसा ही हुआ। ऑयल की $10 ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई थी, 90-100 पे ओपन हुआ था और वहाँ से मंडे वाले दिन ही $119 का हाई लगाया था, और इसी वजह से हमने देखा था कि मंडे वाले दिन की मार्केट जो है वो लोअर लॉस खुले थे। सुबह 11,000 पॉइंट माइनस तकरीबन बंद हुई थी मार्केट मंडे वाले दिन, और सेम डे ही मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, क्योंकि 1:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद 2:30 बजे तक मॉनेटरी पॉलिसी आ गई थी, जो कि अनचेंज थी। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो ऑयल के प्राइस बढ़े थे और फ्राइडे नाइट को जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए थे पाकिस्तान के अंदर, तो लग रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अनचेंज रखे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि 45 दिन बाद अगर ऑयल की प्राइस सेटल नहीं होते, नीचे नहीं आते वापस से, तो फिर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएँ, लेकिन फॉर नाउ तो सेटल्ड हैं। ऑयल की प्राइस भी पाकिस्तान के अंदर सेटल्ड हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी $95 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ऑयल, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रहे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्यूसडे वाले दिन अपर कैप खुले, मार्केट हॉल्ट हो गई। अपर कैप के अंदर पॉजिटिव साइड पर 9,500 पॉइंट तकरीबन मार्केट प्लस हुई, और उसके बाद से अब तक जो 3 दिन गए हैं उसके अंदर बहुत ही स्लो मार्केट में प्रोग्रेस है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा सेलिंग प्रेशर, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट पॉजिटिव थी, उसके बाद अब तक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मार्केट के अंदर नेगेटिविटी ही है। पहले दिन 300 पॉइंट, फिर 1500 पॉइंट, और आज भी तकरीबन 550 पॉइंट मार्केट माइनस बन हुई है। कुछ ना कुछ सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट स्क्रिप्ट के अंदर सेलिंग आ रही है। अब जो अगला हफ्ता है वो डिपेंड करेगा इस वीकेंड के ऊपर, कि वीकेंड के अंदर वॉर के ऊपर क्या न्यूज़ आती है, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, अकेले स्टैंड अलोन स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा करेक्ट कर लिया मार्केट ने अपने आप को। जो आरएसआई की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आरएसआई 90s के अबव चल रहा है, तो वो भी अब 65 के अराउंड आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है आरएसआई भी। सारी चीज़ें सही हैं, पी रेशो बहुत सारी कंपनीज़ के नीचे आ गया है, डिविडेंड यील्ड बेहतर हो गई है कंपनीज़ की। तो अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट को हम देखते हैं, तो यहाँ से नीचे जाने की जगह इतनी ज़्यादा हमें दिखती नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो 30% अपने हाई से नीचे आया हुआ है, तकरीबन 25 से 30%, लेकिन जो शेयर्स हैं वो 50-50% नीचे आ चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बढ़ने की जगह मौजूद है। ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे 2-3% की जगह नीचे भी मौजूद है, वहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, लोगों को लिक्विडेट करा के फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट स्टैंड अलोन लगता है कि बुलिश रैली की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता जा सकते हैं, कंसोलिडेट करके। और जो अब मेन रीज़न है, अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट को हम हटा दें, और मेन रीज़न है वो है जंग का। अगर ईरान और यूएस का मसला हल नहीं होता है, कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है ओवर द वीकेंड, या फिर क्रूड ऑयल के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल हो जाएगा, और फिर हम देख सकते हैं कि आने वाला हफ्ता भी थोड़ा-सा
स्लो रहे या थोड़ा स्टॉक मार्केट अपने आप को थोड़ा और करेक्ट कर ले। आने वाले हफ्ते के अंदर वैसे भी 4 ही सिर्फ वीकडेज में 4 दिन होंगे मार्केट के, उसके बाद फिर ईद के बाद कहानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि या तो फिर इस वीकेंड के अंदर या फिर नेक्स्ट वीकेंड तक, ईद तक शायद ईरान और यूएस वाला मसला सेटल डाउन हो जाए। बिल्कुल ठीक है मुझे भाई, हमने देखा कि जब भी इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशंस हुई हैं तो उनको हमने ज्यादा एस्केलेट वीकेंड्स के ऊपर होते देखा है, और उसका फिर एक इफेक्ट हमें वीकडेज के ऊपर फील हुआ है। तो जैसे लास्ट वीक वीकेंड के ऊपर हमने देखा ऑयल प्राइसेस बढ़ी, जो सिचुएशन है उसका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया। आने वाले वीक के अंदर किस तरह देखते हैं आप इस वीकेंड पे, अगर चीजें एस्केलेट मजीद हो जाती हैं तो मार्केट को आप कितनी करेक्शन लेता देखते हैं, और अगर होगी करेक्शन मजीद तो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसी कंडीशन में? देखिए, अगर हम देखते हैं मंडे वाले दिन तक हालात बहुत खराब थे। फिर मंडे वाले दिन अगर हम ट्वीट देखते हैं तो ट्रम्प की तरफ से बहुत अच्छे ट्वीट आ रहे थे, ऑयल तभी सेटल हो गया था, सारी चीजें पॉजिटिव वे में थी। और उसके बाद अगर देखते हैं तो मंडे से बाद अब तक भी थोड़े बहुत हालात खराब है। ईरान भी हमला कर रहा है, ईरान बिल्कुल भी सीज फायर के मूड में लग नहीं रहा फॉर नाउ, लेकिन स्टिल हम देखते हैं तो स्टॉक मार्केट सेटल कर रही है अपने आप को लो लेवल्स पर, कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली गई है। अगर यहाँ से मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्केट नीचे जाते हुए दिख रही है तो 5-6 हज़ार पॉइंट 1,50,000 तक, या फिर 1,50,000 तो 148 तक मार्केट आती हुई दिख रही है। और जो ट्रेडर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल, ट्रेडर तो आपको एग्जिट करके निकलना होता है, स्टॉप लॉस सेट करके निकलना होता है। और अगर आपका माइंड है कि अगर अभी आप पैसा लेके आ रहे हैं और आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना है, या फिर आप चाह रहे हैं कि मुझे 10-15% का गेन मिले, तो बिल्कुल ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इतने दिनों से जिन्होंने मंडी के अंदर बाइंग की थी उनको हमने कहा था कि ट्यूसडे को आप सेल करो, नीचे बाइंग का मौका मिलेगा, और बिल्कुल अभी भी मौका मिल रहा है। और हो सकता है अगर ओवर द वीकेंड कुछ होता है नेगेटिविटी तो फिर मंडे को भी मौका मिलेगा। तो एज सच घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं तो भी जाने का मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% तक का है अगर लॉस होता है आपको आपकी कैपिटल के ऊपर, और आने के 25 से 30% है, तो 1:2 के रेशियो से बिल्कुल मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है मुफीस भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, हम ऐसा तो नहीं है किसी एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं या ऑयल की प्राइसेस हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो इतनी पॉजिटिव नहीं है एज कम्पेयर टू जो इतनी टेंशंस बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह हम फ्यूल की प्राइसेस देख रहे हैं बढ़ते हुए, जिस तरह हम रीजनल मार्केट्स को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, रेड स्पेशली द यूएस मार्केट्स, कैसे देखते हैं, क्या आउटलुक लगती है आपको? ग्लोबली भी बताइएगा, और एट लार्ज आपने पॉलिटिकल फ्रंट, जियोपॉलिटिकल फ्रंट और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका क्या इफेक्ट होगा, इस पे अपना एनालिसिस दीजिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आपने जिस तरह पूछा कि बाहर की मार्केट्स पे एक बड़े पर्सपेक्टिव में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो हमने कल देखा यूएस की मार्केट से ऑलमोस्ट अराउंड $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई। प्रेशर था, क्यों प्रेशर था? ऑयल की प्राइसेस। ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, यानी हम जो इंपोर्ट करते हैं चीजें, उसमें जो मेजर चंक जाता है, पैसे जो हम खर्च करते हैं वो हम तेल इंपोर्ट, यानी खाम तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है, उसमें इंपोर्ट करने पे करते हैं। अच्छा, अब जब हमारा क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो हमें महंगा तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम कुछ एक्सपोर्ट भी इतना बड़ा नहीं करते, जब हमारे पास फिर डेफिसिट पीरियड होता है, फिर हमारे रुपये पे प्रेशर आता है। तो ये हर चीज जो है, फिर जब आपका पेट्रोल महंगा होगा, वो पेट्रोल की प्राइसेस आगे पास ऑन होगी आपकी फूड कमोडिटी के ऊपर, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी एनर्जी को, आपकी हर चीज बढ़ जाती है। बढ़ेगी तो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होगी तो आपके इंटरेस्ट रेट कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक बैठेगा और आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ताकि मॉनेटरी थोड़ी टाइटनिंग हो। जब वो फैक्ट होता है तो स्टॉक मार्केट स्लो हो जाती है, क्योंकि लोग फिर यहाँ से पैसा निकाल के फिक्स डिपॉजिट्स में रख देते हैं। अब ये पूरा एक सर्कल है। ये तो मैंने आपको एक एट लार्ज, जैसा आपने बोला, समझा दूं, तो मैं बता देता हूँ। अब हमने पेट्रोल की प्राइसेस की बात कर ली, अब हम बात कर रहे थे RLNG। उसकी प्राइसेस अराउंड 2% आई थिंक बढ़ गई है। अब वो इतना अच्छा, अगर हम कंपनीज के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली के ऊपर देखें क्या इंपैक्ट होगा, तो SSGC, SNGP ये तो प्राइसेस पास ऑन कर देंगे, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर को हम देख सकते हैं कि इनिशियल थोड़े से प्रेशर में है, क्योंकि जो यूरिया है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आप RLNG महंगी इंपोर्ट करेंगे, आपकी यूरिया की कॉस्ट होगी, दैट मींस आपकी फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, आपके फार्मर्स में इंपैक्ट होगा। और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को इनिशियली कंट्रोल कर रही होती है फर्टिलाइजर की, तो फॉरन पास ऑन नहीं कर सकती कंपनीज। अब FFC या EFT को ये नहीं कह सकते वो फॉरन प्राइसेस पास ऑन कर देंगी, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये इनिशियली उन पे, इन कंपनीज में फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रेशर होगा। ये तो एट लार्ज हमारे पास इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन कंपनी सेक्टर्स एंड ऑन द इकोनॉमी। अच्छा, अब बात आती है कि कमिंग डेज में क्या हो सकता है। देखिए, कमिंग डेज में बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी हो सकता है, चीजें सेटल भी हो सकती हैं, चीजें एस्केलेट भी हो सकती है। हम नहीं चाहते चीजें एस्केलेट हों। जैसे मुझे ने बताया कि ईरान इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि वो सेटल करे, क्योंकि ऑन फ्रंट नजर भी आता है कि ईरान इज विनिंग दिस वॉर, सो व्हाई वुड दे बैक डाउन? क्योंकि यूएस के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, ईरान के पास एक पूरा प्लान है कि वो इसको
लिंगर ऑन कर सकता है। और जितना भी वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, दे आर नॉट टारगेटिंग एनी सिविलियंस, दे आर टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑयल एनर्जी। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे रीजन में आता है, एंड दे बीइंग द ऑयल एक्सपोर्टर्स, तो वो इम्पैक्ट हम पाकिस्तान में भी फील करेंगे। तो आने वाले टाइम पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है कि क्रूड ऑयल पे हमें नजर रखनी है कि क्रूड ऑयल हमें 100 से नीचे नजर आए। अभी ब्रेंट जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ब्रेंट अराउंड 100 के करीब ट्रेड हो रहा है, और जो WTI है वो अराउंड 95 के करीब ट्रेड हो रहा है। ये नीचे आए, आई थिंक 85 से भी नीचे आए तो आपका एक प्रेशर खत्म होता है कि ठीक है आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये 100 से ऊपर मेंटेन होता है तो आपकी वीकली प्राइसेस जो है वो रिवाइज होंगी पेट्रोल की, वीकली प्राइसेस रिवाइज होंगी पेट्रोल की, तो डायरेक्ट आपके जो इन्फ्लेशन के नंबर में बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो हम ये दुआ करते हैं कि पहली चीज तो ये कि चीजें सेटल हो। अब जो लोग हैं वो सारे ही फंसे हुए हैं, बहुत आई थिंक बहुत छोटा पोर्शन होगा जो लोग कैश पे होंगे या ट्रेड कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग स्टक हैं, उन्होंने ऊपर के रेट पे लिया हुआ था। एंड डेफिनेटली मार्केट, ये हम हमेशा बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट प्राइस होती है, बिल्कुल होती है, बट कुछ चीजें ना स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन में भी नहीं होती, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी इंडिविजुअल्स ही काम कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ही काम कर रहे होते हैं। नोबडी वाज रेडी कि जंग हो जाएगी, नोबडी वाज रेडी कि चलो इतनी लिंगर ऑन करेगी। अभी मैं अगर पूछूं तो क्या आप लोगों को पता है कि अगले हफ्ते क्या होगा? नहीं पता। शायद पता हो, शायद ना पता हो। मुमकिनात है ना, जैसे हम कहते हैं कि हर चीज मुमकिनात में से होती है, तो ये भी मुमकिनात में से। जंग रुक भी सकती है, जंग बढ़ भी सकती है। हम नहीं चाहते जंग बढ़े, बट दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो जब आपके सामने दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं और आप स्टक होते हैं, तो इसका बेहतर तरीका ये कि आपका अगर पोर्टफोलियो नीचे है, यू आर होल्डिंग विद फंडामेंटल कंपनीज का मतलब ये है कि कंपनीज पे आउट कर रही है, कंपनीज अर्निंग में, कंपनी कोई इस तरह की नहीं कि वो एक किसी न्यूज या र्यूमर की वजह से चली थी और उसके बाद ठंडी हो गई थी। वो अर्निंग्स में भी हैं, वो पे आउट भी कर रही हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को बढ़ा भी रही है। मिसाल के तौर पे इस तरह के प्रेशर में भी आप एयरलिंक जैसी कंपनी को देखते हैं तो वो अपनी सब्सिडी को लिस्ट करा रही है, राइट, वो अपनी सब्सिडी लेकर आ रही है। तो आप कंपनी से एक्सपेंशन भी देखते हैं। तो अगर आपने उनको ऊपर के रेट पे ले भी लिया तो आप ये समझे कि आपने बिजनेस में भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, यू नॉट इन्वेस्टिंग द प्राइस इन द शेयर प्राइस। तो आप उन्हें होल्ड करें until the situation settles down, और आप जिस चीज को नजर में रखेंगे that would be crude oil। बिल्कुल ठीक है मुकुल जी। मेरे दो कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं इसके साथ। एक तो ये है कि ग्लोबल फ्रंट पे तो हमने देख लिया जिस तरह जियोपॉलिटिकली चीजें चल रही हैं और जिस तरह हमारी मार्केट और रीजनल मार्केट्स परफॉर्म कर रही हैं। मैं आपसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट वी आर प्लानिंग टू टेक ताकि हम सिचुएशन को थोड़ा बेहतर से हैंडल कर सकें। जैसे मोइज भाई ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अनचेंज रखे हैं, लेकिन ऐसे क्या रिफॉर्म्स हैं जो हम लेंगे ताकि हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकें? क्योंकि अगर ये चीज लेट्स से 2 वीक्स या इवन 1 महीने तक भी कंटिन्यू रहती है तो ये काफी एक लंबी ड्यूरेशन है फॉर खासतौर पर अगर एनर्जी क्राइसिस या हम ऑयल प्राइसेस मजीद फेस करते हैं। पाकिस्तान का क्या, हाउ इज पाकिस्तान हैंडलिंग दिस सिचुएशन? हमारी इकोनॉमी किस तरफ खड़ी है इन रिफॉर्म्स को लेकर? I think Pakistan is handling very strategically and very diplomatically, and that's how it should be। मैं उसका रीजन आपको देता हूँ। कल ट्रम्प साहब ने बोला कि हम फेड के चेयरमैन को, जेरेमी पॉल को हम बुलाते हैं एंड देन हम इंटरेस्ट रेट को नीचे करते हैं अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि जिस तरह यूएस स्टॉक मार्केट से पैसा निकला, उनकी कैपिटलाइजेशन नीचे आई, इन्फ्लेशन, अच्छा यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स इंटैक्ट है जस्ट बाय द वे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अर्जेंट, अगेन ट्रम्प साहब के बयान में कोई वो नहीं होती, वेट नहीं होता, वो बस बयान दे देते हैं, वो बात फेंक देते हैं, बट उसमें कुछ खास होता नहीं है। तो कुछ लोग उनको सीरियस लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, मेजॉरिटी शायद नहीं लेता है, लोग। बट खैर, इन्फ्लेशन के नंबर यूएस के इंटैक्ट थे, बट उन्होंने बोला कि हम जो सेंट्रल बैंक है वहां से इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं ताकि हम कंट्रोल कर सकें। अब आप पाकिस्तान पर आ जाए, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी नीचे नहीं हुई, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंटैक्ट हुई, और आगे चल के शायद अगर हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते हैं तो हम मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा भी देंगे, जस्ट सो दैट वी कंट्रोल दिस सिचुएशन। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप हम नीचे कर दें इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन के नंबर 7% पे एज ऑफ नाउ, लेट्स से आपका इंटरेस्ट रेट 10.5% पे, आप 50 बेसिस पॉइंट नीचे कर दें, 0.5% नीचे कर दें, वो एट स्मॉल स्केल नजर नहीं आएगा, लेकिन एट लार्ज स्केल बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। तो अच्छी बात है, अनचेंज रखे, एंड देन अगर बढ़ाने हुए तो बढ़ा भी सकते हैं। तो पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारा जो टैक्स का शॉर्टफॉल होता है, तो आपने देखा जो पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज हुई है उसमें लेवी जो है वो इंक्रीज की गई, लेवी को मेंटेन किया जा रहा है, सो दैट कि अगर हमारा टैक्स के शॉर्टफॉल भी होते हैं, मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, तो हम अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो कंट्रोल कर सके, बढ़ा एटलीस्ट मेंटेन कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स शॉर्टफॉल होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसको टैक्स नेट पे नहीं लेकर आया जाता। तो पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी जो है, पीडीएल जो है, वो एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, तो उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो मेजर साइड पर अगर आप देखें, बड़ी साइड पे, तो अच्छे मेजर्स ये जाए जिससे हम अपनी इकोनॉमी को संभाल सकें।
बिल्कुल ठीक है मुफीस भाई। इसी के साथ आईएमएफ की टीम जो है वो, उनका पाकिस्तान के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था। उन्होंने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है हमारी इकोनॉमी को, उसको रिव्यू करना था और फिर बताना था, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक हो नहीं पाया। और उसकी रीजन एक ये है कि उन्होंने कहा है कि 400 बिलियन का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाएगा। तो अब ये सारा तो पेट्रोल की प्राइसेस से पूरा नहीं होगा, ऑफकोर्स डिफरेंट चीज़ों पर टैक्सेशन होगी, मजीद टैक्सेशन आएगी, तो उसका एक इफेक्ट जो है एंड बेस कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। तो उसका एक इफेक्ट मार्केट के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर मजीद आप देखते हैं, या इस सिचुएशन को भी बेहतर है? देखिए, प्राइसेस तो पास ऑन होती हैं एंड कंज्यूमर पे, लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि प्राइसेस आप पे पास ऑन होंगी। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट मेजर्स लेगी डेफिनेटली। गवर्नमेंट उतने एफिशिएंट मेजर्स नहीं ले रही। गवर्नमेंट को भी एफिशिएंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, अपने ट्रिप्स को कम करना पड़ेगा, अपनी स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा, बिकॉज़ प्रॉब्लम ही ये है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम ही नहीं होती और एंड यूजर पे, सैलरी क्लास पे टैक्स आप इंपोज करते रहते हैं। और आपके चाहे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस हों, वो छोटा बंदा उठा रहा होता है। आपकी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करती और एक शॉर्टफॉल क्रिएट होता है, एक डेफिसिट क्रिएट होता है। जहाँ तक बात की आपने इम्पैक्ट की, तो आपने बोला जो आईएमएफ का प्रोग्राम था, आईएमएफ का प्रोग्राम इंटैक्ट है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही। ऑब्वियसली जब आप रिव्यू में जाते हैं, सो इट्स अ बैक एंड फोर्थ डिस्कशन। ऊपर से जो डिस्कशन हेल्दी होता है, उसमें आपका जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस एंड टेंशन्स को भी सामने रखना होता है कि पेट्रोल प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको हर प्रो एंड कॉन सामने रख के अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्पेंडिंग को, अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी रेवेन्यू को, अपने शॉर्टफॉल को, हर चीज़ को सामने रख के आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। इसीलिए डिस्कशन में बैक एंड फोर्थ चीज़ें आती हैं। आईएमएफ ऑब्वियसली आपसे एक प्लान माँगेगा, प्लान देगा, आप एक प्लान प्रपोज़ करेंगे कि अगर हमारी प्राइसेस लेट्स से $100 से ऊपर रहती हैं, तो हम किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह हमारे पास प्लान है। फ्रेंडली आपने डिफरेंट पेमेंट्स पे जो है सऊदीया से भी चले ऑयल ले लिया। उसके बाद आप किस तरह अपने रिजर्व्स को मेंटेन करेंगे। आपके लेट्स से आई थिंक अभी 40 मिलियन से हमारे रिजर्व्स भी कुछ 6.5 साढ़े 16 सवा 16 अरब डॉलर पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खड़े हुए हैं। फिर आपने जो पेमेंट्स करनी है उसको आपने अगर रोल ओवर करना है तो किस तरह करना है, तो वो एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन होता है। तो अगर उसमें उसका वो डिले प्रॉब्लमेटिक डिले नहीं है कि आईएमएफ कहता है कि आप काम नहीं करें, डेफिनेटली शॉर्टफॉल होगा तो उसको क्रिएट, उस जो शॉर्टफॉल क्रिएट होगा उसको पूरा भी किया जाएगा। जस्ट नॉट सिर्फ इससे क्रिएट होगा जो आपका ये लेवीज है। डेफिनेटली देयर वुड बी अदर इंडस्ट्रीज जिसपे टैक्स नेट में आएंगी। आपका आगे बजट सीजन भी आएगा तो उसमें भी चीजें लगाई जाएंगी, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, स्पेंडिंग कम की जाएगी। अभी आपका जिस तरह मेजर्स दिए गए थे, ऑस्टेरिटी मेजर्स दिए गए थे कि आप थोड़ा लॉकडाउन की सिचुएशन में आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, स्पेंडिंग कम कर लें, तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल की जाएंगी। अगेन किस तरह सिचुएशन अनफोल्ड होती है वो देखना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझ भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट की तरफ से खबर आ रही है कि ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो है फैसल बैंक के अंदर कोई शेयर्स बाय करने लगे हैं। बेसिकली दे आर एंटरिंग इनटू बैंकिंग सेक्टर एज वेल। पहले भी हमने देखा ये पायोनियर सीमेंट को भी एक्वायर कर रहे थे। मैपल लीफ सीमेंट की कैसी प्रोजेक्शन देखते हैं, और एज एक इन्वेस्टर की तरफ से देखा जाए तो होल्डिंग के लिए कैसा है, फंडामेंटली कैसा है, इसको रखना चाहिए, कैसी प्रोजेक्शन देखते हैं मैपल लीफ? देखिए, पहले मैपल लीफ सीमेंट अटक सीमेंट को एक्वायर करने के चक्कर में था, वो हो नहीं पाया उससे। फिर पायनियर सीमेंट के स्लो स्लो उसने कुछ जो है वो शेयर्स एक्वायर किए, उसके बाद फिर जो है वो हॉस्टाइल टेक ओवर टाइप कर दिया इसने पूरे जो है अच्छी खासी होल्डिंग पायनियर सीमेंट की भी ले गई, कंपनी से भी ले गई और आवाम से भी अच्छे खासे शेयर्स मैपल लीफ सीमेंट ने परचेज कर लिए। लेकिन अभी जो मैपल लीफ की बुक अगर हम देखते हैं तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसको अगर फैसल बैंक प्रॉपर बाय करना है ना, प्रॉपर अपनी होल्डिंग के अंदर ऐड करना है, 40-45%, 50% तक की होल्डिंग चाहिए, तो उसको पहले तो अपनी बुक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे जिसके पास जो इस कंपनी के अंदर पैसा डालें, या फिर कहीं से कुछ लोन लेना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी की बुक स्ट्रॉन्ग होगी, कंपनी के बाद अच्छे खासे फंड आ जाएंगे, उसके बाद फिर फैसल बैंक एक्वायर करता है। राइट नाउ अभी मेरे ख्याल से 5% तक की होल्डिंग लेना शुरू कर दी कंपनी ने, तो हो सकता है ये आ जाए। लेकिन अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करते हैं मैपल लीफ सीमेंट की, तो मैपल लीफ सीमेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। और मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर की अगर हम पूरी बात करते हैं तो उसके अंदर मुझे जो टॉपिक मेरे लगते हैं उसके अंदर सबसे पहले लकी सीमेंट आता है, दूसरे नंबर पर डीजी खान सीमेंट आता है उसके पास, क्योंकि एमसीबी बैंक की ऑलरेडी होल्डिंग वगैरह भी आती हैं, और तीसरे नंबर पर मैपल लीफ सीमेंट आता है। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर ज्यादा कैपिटल गेन के चांसेस लगते हैं मुझे, क्योंकि लकी सीमेंट ऑलरेडी एक कंपनी होती है ना जो ग्रोथ कर चुकी होती है, स्टेबल कंपनी होती है, वो मैपल लीफ लकी सीमेंट उस तरह की कंपनी है। मैपल लीफ के अंदर बहुत ज्यादा जगह मौजूद है कैपिटल गेन की, सून डिविडेंड भी दे सकता है, अच्छी अर्निंग हो जाए, क्योंकि अब इसकी जो सीमेंट कंपनी है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बन गई, पाकिस्तान के अंदर टॉप 3rd पे आती है इसकी सीमेंट कंपनी जब इसने पायनियर एक्वायर कर लिया उसके बाद। तो बिल्कुल मैपल लीफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्लो स्लो, आपको जब मौका मिले, या जो लोग एसआईपी का कहते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छी कंपनी है, ग्रुप अच्छा है, कोहिनूर ग्रुप है,
अच्छा ग्रुप है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, तो बिल्कुल इसके अंदर आप मंथली पैसा भी डाल सकते हैं, और अगर अभी आपको एक साथ लेना है तो बिल्कुल अभी भी आप बाय कर सकते हैं मैपल ईस्ट सीमेंट। बिल्कुल ठीक है मुझे भाई। दूसरा हमारे पास ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से काफी लोग हमसे पूछ भी रहे होते हैं, अक्सर कमेंट्स में भी, लाइव सेशंस में भी, और अभी तो ये है कि उसकी अर्निंग्स भी बेहतर हुई हैं, फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हुए हैं। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को किस तरह देखते हैं आप एक इन्वेस्टर के लिए, अगर उसने रखना हो, उसमें कंपाउंडिंग करनी हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो? देखिए, आज से 9 महीने पहले तकरीबन 2025 के जून के अंदर इसका रेट 20 रुपए 22 रुपए के अराउंड ही था, और तब हम बाय कराते थे अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को बाय कराते थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ चेंज आना है कंपनी के अंदर, ग्रोथ ओरिएंटेड है, टर्न अराउंड होना है, मेजर टर्न अराउंड। इसकी मैनेजमेंट भी पिछले दिनों में चेंज हुई थी, 6 महीने साल पहले चेंज हुई थी, तो इस वजह से हमें लग रहा था। और उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ कि नए बिजनेस के अंदर भी कंपनी आ रही है, और मेजर बात यह है कि पाकिस्तान से जिलेट पाकिस्तान भी एग्जिट कर रहा है, तकरीबन मेजरली कर भी चुका है, तो वहां से भी जो इसका मार्केट शेयर है वो बेहतर हो गया पाकिस्तान के अंदर, जिससे इसकी सेल्स के अंदर भी इम्पैक्ट आया। अगर हम इस साल के इसके फाइनेंशियल देखते हैं, जो आधे साल का रिजल्ट आया उसके अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो भी बेहतर हुई है, कंपनी की अर्निंग्स भी बेहतर हुई है। 2 रुपए के करीब की कंपनी की अर्निंग आधे साल की, और एस्टिमेट अगर करते हैं तो पूरे साल की 4 रुपए की अर्निंग बनती है, और अभी रेट 22 रुपए चल रहा है, तो आपके सामने 6 के मल्टीपल पे मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता है। जो इस तरह के शेयर्स होते हैं पेनी स्टॉक्स, उनका मल्टीपल नॉर्मली ज्यादा चल रहा होता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगर आप जो भी देखें छोटा शेयर पेनी स्टॉक, तो उनका मल्टीपल ज्यादा होता है, इसका मल्टीपल कम है, और फ्यूचर के अंदर डिविडेंड देने की ताकत भी रखता है अगर इसका बिजनेस सही चल जाता है। जो इसकी नई प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है, जो नए आई थिंक जो है वो रिजर्व वगैरह बना रहा है नए, इसके अलावा क्योंकि ट्रीट नए बिजनेस के अंदर भी आ रहा है, शेविंग जेल वगैरह भी बना रहा है, नए रिजर्व प्रीमियम रिजर्व भी बना रहा है, जो जिलेट पाकिस्तान पहले बनाता था, अब पाकिस्तान से एग्जिट किया, तो वही प्रोडक्ट्स अब ट्रीट बनाने लगेगा, तो ऑब्वियसली इसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा, इसकी सेल भी फ्यूचर के अंदर और इंक्रीज होनी है, तो बिल्कुल ट्रीट कॉर्पोरेशन भी इस वक्त इस रेट पर अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुफीस भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। दो कनेक्टेड सवाल है मेरा। पहला तो ये है कि ऑटो सेल्स के हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं जो आप डिस्कस करना चाहें, और बड़े हैं, कम हुए हैं, इस तरह ऑटो सेक्टर को देखते हैं, और ऑटो सेल्स पे क्या रिफ्लेक्शन है उनका, एक इसके बारे में बता दीजिए, और फिर सेकंड सवाल मैं आपसे करता हूँ इसी से। जी, ऑटो के नंबर्स तो कम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो नीचे आए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप सालसारा को देख लें, उसके नंबर सही हैं। ईयर ऑन ईयर पे उसकी ग्रोथ है, 8 मंथ भी ग्रोथ है। मंथ ऑन मंथ पे इसलिए भी नंबर डिक्लाइन होता है फरवरी में, मार्च में, क्योंकि लोग जब आप पिछले महीने से कंपेयर कर रहे होते हैं, लेट्स से फरवरी का डेटा आएगा और आप उससे कंपेयर करेंगे जनवरी से, तो लोग नया मॉडल खरीदते हैं जनवरी में, तो ज्यादा बुकिंग्स आती हैं, एंड फरवरी में कंपैरेटिवली उतनी नहीं आती, तो वो इस वजह से नंबर डिक्लाइन होता है। आगे चल के सेल्स के ऑटो सेल्स के नंबर किस तरह इम्पैक्ट करेंगे, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाती है तो डेफिनेटली, अगर आपका सप्लाई टाइटन होता है, आपके सर्कुलेशन ऑफ मनी टाइटन होता है, तो आपका स्पेंडिंग भी टाइटन हो जाएगा, तो उस पर भी आप सेल्स के नंबर पे इम्पैक्ट देखेंगे। बट अभी इससे भी आया है कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और नए मॉडल की वजह से नंबर कम आया अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। जो नंबर्स आप इसके देखते हैं सेल्स के, होंडा के वो कम है, उसके बाद आई थिंक टोयोटा के भी कम है, हैवल के भी कम है, और निशात मोटर्स के, निशात मोटर्स के जो है उसके, आई थिंक हुंडई या सोनाटा, इनके एक दो गाड़ियों के शायद नंबर्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ज्यादा थे, बाकी तो वैसे कम है। बिल्कुल ठीक है मुफीस भाई। अगला सवाल मेरा ये है कि एक तो होता है इन्फ्लेशन एक्चुअली हो जाना, और एक होता है फियर ऑफ इन्फ्लेशन, जिसका सबसे पहले इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आता है। आने वाले दिनों के अंदर अगर ऑयल की प्राइसेस मजीद बढ़ जाती हैं, जैसे हम अभी बढ़ते हुए देख रहे हैं, गॉड फॉरबिड ये बहुत बढ़ जाती हैं, तो आप मार्केट के ऊपर इसका एक काफी ज्यादा इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो क्या ये ऑयल की प्राइसेस बढ़ने के बाद ही इम्पैक्ट आएगा, कि एक फियर ऑफ इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके इन्वेस्टर्स को है, उसकी वजह से हम मार्केट में मजीद गिरावट देख सकते हैं आने वाले दिन? देखिए, जो फियर होता है ना इन्फ्लेशन का, और एक्चुअल इन्फ्लेशन के नंबर्स आ जाना, मैं दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फियर से ये होता है, अभी आप फियर में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी आप फियर में विद द एक्सपेक्टेशन कि आपके ऑयल नीचे आ जाएगा। लेट्स से आपका ऑयल ऊपर ट्रेड करता है, दोनों सिनेरियोस को डिस्कस कर लेते हैं। आपका ऑयल ऊपर ट्रेड करता है, आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ जाएंगे, आपका जो पैसे का सप्लाई है, मार्केट गिरने से ज्यादा आपकी मार्केट स्टैग्नेट कर जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि आपका नया पैसा आएगा नहीं, नया पैसा आपका मूव कर जाएगा फिक्स डिपॉजिट्स में, लेट्स से टी-बिल्स में, और स्टॉक मार्केट में आपके नए इनफ्लोज नहीं आएंगे। एंड व्हाट विल हैपन, जो लोग स्टक है फिर वो एक लंबे साइडवेज के पीरियड में चले जाएंगे, तो मार्केट ज्यादा करेक्ट करेगी उससे ज्यादा, कि मार्केट साइडवेज स्टैग्नेट इस तरह की हो जाएगी। अच्छा, अब फियर, जब हम कहते हैं ना मार्केट प्राइस इन होती है, तो वो प्राइस इन कर रही होती है फॉरवर्ड लुकिंग पे कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर $100 से ऊपर हम तेल इंपोर्ट करते हैं मिसाल के तौर पे, तो हमारा रुपये पे कितना प्रेशर पड़ेगा, हम कैलकुलेशन करेंगे, विल रन द मैथ, ठीक है, अर्थमेटिक यही होती है ना। आप देखेंगे आपके रुपए पे कितना प्रेशर पड़ेगा, आपका डेफिसिट कितना बढ़ेगा, स्पेंडिंग कितनी काटनी पड़ेगी, टैक्स का शॉर्टफॉल कितना क्रिएट होगा, हर चीज नंबर से कनेक्टेड है ना। उसके बाद
कितना रेवेन्यू आपको करना पड़ेगा, आपका जब बजट आएगा तो आपने कितना बजट रखना है, प्लेंटी ऑफ थिंग। इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे तो आपने किस तरह सब्सिडी देनी है, देनी नहीं देनी, अब IMF प्रोग्राम है, तो प्लेंटी ऑफ थिंग पहले से कैलकुलेट कर लेंगे। ओनली इफ एंड ओनली इफ अगर आपका $100 से ऊपर तेल इम्पैक्ट करता है और उसी तरह मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने लग जाएगी। आपकी प्राइसेस, लेट्स से बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो आप पावर सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक और हबको है मिसाल के तौर पे, RLNG बढ़ता है तो आप फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट करेंगे अगर उनके मार्जिन में प्रेशर आता है, तो आप ऑलरेडी प्राइसिंग करके चीजें शुरू कर देते हैं। ये होता है फियर, उससे पहले आप कैलकुलेशन रन करनी शुरू कर देते हैं। जैसे हम आज की क्रूड ऑयल की बात करें, जब एक्चुअल इन्फ्लेशन के नंबर आ जाते हैं तब तक वो चीजें प्राइसिंग हो जाती हैं, फिर उसके साथ वो सर्कल में चल रही होती है। और हमने ये पास्ट में देखा है, हिस्ट्री पे आप उठा लें, इट्स नॉट द फर्स्ट वॉर, आई होप इट शुड बी द लास्ट। जिस तरह के हालात मुल्क में पूरी दुनिया में हो गए, लगता नहीं, जिसका जो दिल करता है वो उठ के शुरू हो जाता है करना। तो हमने रशिया यूक्रेन में भी चीज देखी थी, हम US ईरान में भी ये चीज देख रहे हैं। तो लेट्स गिव इट सम टाइम टू सेटल थिंग्स, लेकिन मार्केट अपने आप को प्राइसिंग कर लेगी, कर रही है, बट आगे चल के जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे प्राइसिंग हो चुकी हो। बिल्कुल सही है, मार्केट तो सेटल हो जाएगी। हमारा जो मेन कंसर्न है वो बेसिकली जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 महीनों के अंदर, 5 लाख का फिगर भी क्रॉस हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा परेशान हो गए ऐसे सिनेरियो के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन चल रही है। ऑफ कोर्स वो फेमिलियर नहीं है मंदी के साथ, वो फेमिलियर नहीं है मैक्रोस के नंबर्स के साथ। कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए मुफीज भाई एक रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे करंट सिनेरियो के अंदर जो चल रहा है, इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा मैंने अपने ट्विटर पे बात बोली थी, नॉट एवरी डे इज अ संडे, ठीक है? तो हमेशा आप पिकनिक नहीं करते, कभी आपके मुश्किल टाइम आता है। और ये अगर एक ही तरफ कारोबार का क्या प्रिंसिपल है साथ, अगर मैं आपसे पूछूं तो नफा नुकसान, दीन भी यही कहता है। तो आप सिर्फ नफा करते रहे तो आपको तो लगेगा बैठ के खा रहे सूद। मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट, थोड़ा रिस्क एलिमेंट आपको फील होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर बिजनेस में, और ये आपको वो रिस्क एलिमेंट सिखाएगा कि दिस इज एन एक्चुअल बिजनेस, दिस इज नॉट लाइक एनी इंटरेस्ट रेट। सूद तो आपको मिल रहा होता है ना, पैसा रख के सूद मिल रहा है। अभी आपके डिविडेंड भी शायद शिफ्ट हो जाए, डिविडेंड पॉलिसी रिवाइज हो जाए, तो अगर आप कंपेयर भी करें तो आपका रिस्क एलिमेंट भी बढ़ जाता है, आपका एक प्रेशर भी बढ़ जाता है, आपको ऑन द टोज भी मार्केट रखती है। आपको अपना पैसा घुमाना भी आना चाहिए, नहीं आया तो आ जाएगा। अगर आप स्टक हो गए, होल्ड। देखिए, अगर आप 10% 5% पे नहीं निकल सके ना, 50% पे नहीं निकल सकते। एंड ये कोई लॉजिकल डिसीजन भी नहीं होगा कि आप अगर 10% आपका 100 रुपए जो है 90 रुपए पर आ गया, आपने नहीं बेचा कि वापस 100 पे हो जाएगा, 50 पर आप कैसे बेचेंगे? मुझे लॉजिकल आप एक्सप्लेन कर दें, लोग कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दें तो मैं समझ जाऊं। अब तो हो गया ना, अब तो जो होना था वो हो गया, अब आप फंस गए, लेट्स एक्सेप्ट इट। इसलिए मार्केट से थोड़ा सा अपने आप को डिसएसोसिएट करें फॉर नाउ, जब तक ये चीजें सेटल नहीं होती, इन्हें होल्ड करें, भरोसा रखें कि ये वापस रिवाइव करेंगे। अगर आपका भरोसा, जब मार्केट बढ़ रही होती है तब आपका भरोसा होता है जी बड़ी बुलिश है, या तो आप उसको बोलते हैं बबल, या तो बोलते हैं बुलिश है। आप नंबर से जोड़े होते हैं जी, इसके टेक्निकल्स ये कह रहे हैं, इसके फंडामेंटल्स ये कह रहे हैं, आपकी कहानियां जुड़ जाती हैं कि इसके मल्टीपल ये है, इसकी अर्निंग ये है। तो ऐसा क्या हो गया कि ये तो पैनिक है ना, क्योंकि अर्निंग कम हो गई कंपनी की। या 2 हफ्ते में कंपनी के बंद ताले लगा दिए उन्होंने, नहीं लगाया ना। तो इतना भरोसा तो रखें ना अपने मुल्क पर, अपनी कंपनीज पे, कि ये वापस भी बढ़ेंगी ना। इतना तो भरोसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हौसला करें, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा पेशेंट हो। सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, थोड़ा सब्र करें। बस ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है रिटेल इन्वेस्टर्स को, बाकी के तमाम लोगों को। बिल्कुल ठीक है। बाकी देयर इज ऑलवेज द अदर साइड, मार्केट कैन बी ग्रीन टू, वो बात भी सही है। दूसरा मुफीज भाई, अगला चीज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा, आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर में करनी चाहिए। कैसे देखते हैं फार्मा सेक्टर को करंट सिनेरियो के अंदर? और ज्यादा पॉइंट्स फार्मा सेक्टर KSE 100 में कंपेयर टू ऑल एंड मार्केटिंग कंपनीज बैंकिंग सेक्टर से उतने पॉइंट्स तो नहीं ऐड करता, बट स्टिल फॉर इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर क्यों जरूरी है और क्या फायदा है फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने? देखिए, पॉइंट्स ऐड करें ना करें, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका पीएसओ कितना भी पॉइंट ऐड करते रहे, मिल तो वो भी सस्ता ही रहना, कौन सा वो बढ़ गया है। तो आपका एफएफसी कितना पॉइंट, लोग फंसे हुए एफएफसी में। पॉइंट्स ऐड करने से कोई गेम नहीं है, पॉइंट्स ऐड करना कोई, ये सिर्फ ना, द नंबर्स लुक गुड ऑन द आउटसाइड। नंबर्स आप ऐड चले, एफएफसी के नंबर्स ऐड होते हैं इंडेक्स में, हैवी वेटेज है, फिर क्या हो गया? एफएफसी में लोग फंसे भी नहीं है क्या? जिस दिन मार्केट बढ़ी थी उस दिन के एफएफसी से लोगों को एग्जिट मिल गया था, नहीं ना? सो लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। इंडेक्स में वो नंबर ऐड करें ना करें, आपने कंपनी की ग्रोथ देखनी है। फार्मा में इसी जगह नजर आती है कि देखिए, जिससे मैं हमेशा कहता हूं ना कि आप ये, हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, हम चीजें बनाते कम हैं और खर्च ज्यादा करते हैं। हम कुछ नहीं, रिसर्च हमारी हमारी हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर की कोई रिसर्च ही नहीं है, हम सर्विस ही बेचते हैं, हम मजदूरी करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट अगेन, हमारी कोई ऐसी कमाल चीज नहीं है टेक्नोलॉजी में, हमने कोई आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाई, हमने आज तक कोई दवाई की भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इतना कोई कमाल नहीं है, हम चीजें इंपोर्ट करके खर्च करते हैं। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते बाकी इकोनॉमी से, क्योंकि आपके पास रिसर्च नहीं है, आपके डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, अब आता है कि आप
बहुत सारी वो चीजें करते हैं जो बाकी दुनिया नहीं करती, राइट? तो अगेन बहुत सारी चीजें वो करती है जो हम नहीं करते, और हम वो चीजें करते हैं दुनिया नहीं करती, एंड दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ मीडियम एंड मोड यही होता है कि कुछ चीज आपको आती होगी, कुछ चीज मुझे आती होगी। तो ये भी एक्सेप्ट करना कि पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान कंजप्शन बेस्ड है, हम कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे जो यंग जनरेशन देखी होगी, वो भी स्पेंड करना पसंद करती है, इन्वेस्ट करना किसी को अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है सबको कि क्या इन्वेस्ट करना 10,000 15,000, राइट? अट्रैक्टिव नहीं है ना, स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो फार्मा इसलिए अच्छा है कि जब हम एक कंजम्पशन बेस्ड और स्पेंडिंग बेस्ड इकोनॉमी है, उसके बीच में हम नेसेसिटी को भी बीच में लाएंगे। दवाइयां जरूरत है, मजबूरी है, वो बिकनी ही बिकनी है। कोविड में बिकी, लॉकडाउन में बिकी, जंग में बिकेंगी, नॉर्मल हालात में बिकेंगी। आपका इकोनॉमी का पहिया किस तरह भी चल रहा, दवाई आपकी बिकेगी। आपका जब कोविड आया था, आपका जो बैरल था ना, वो बहुत सस्ता हो गया था। आपका तेल की खपत ज्यादा, डिमांड नहीं थी, सप्लाई ज्यादा थी। तो आप ऑयल को एक जगह पे आप देख सकते हैं कि यार एक जगह पे ये भी, इसमें भी एक ऑप्शन ये है कि आप ईवीज की तरफ जा रहे हैं, आप फॉसिल फ्यूल से निकल के इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट? बट दवाइयां तो है ना, क्योंकि बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और अब तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। खैर, मैं बात थोड़ा सा आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन इट। एनीवेज, दवाइयों में हमें ग्रोथ नजर आती है क्योंकि आपकी सेल्स भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी है, जरूरत भी है, नेसेसिटी भी है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ, अब हमारी कंपनीज खुद बना रही हैं अपने इंग्रेडिएंट्स, वो दवाइयां बना रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। एंड देन रिमेंबर वन थिंग, हम अभी एक्सपोर्ट नहीं करते। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे दरवाजे और खुलेंगे, तो हम सिर्फ खर्च करने से ज्यादा बेचना भी शुरू कर देंगे, राइट? अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान उतना कुछ नहीं बनाता, लेकिन पाकिस्तान अब उस जगह पर आ रहा है जहाँ पे बना के बेच भी सकता है। तो फार्मा में जगह नजर आती है। फार्मा में आपको एक कंपनी बता देता हूँ, गैलेक्सो आप रख सकते हैं। आई थिंक अभी उसकी क्लोजिंग कुछ 319 रुपए की आएगी, तो 325 से 275 की रेंज के बीच में उसे जमा कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट अगर हम देखें इसमें ग्रोथ, तो 460 के करीब, 480 के करीब आपको इसमें एक पोटेंशियल दिखता है। और स्टॉप लॉस अगर आपने रखना हो, आई वुड से आप इनिशियल स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हैं तो आप इन टारगेट्स के लिए लेके चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की मार्केट में ट्रेड तो नहीं करेंगे। तो गैलेक्सो वुड बी वन कंपनी जो मैं आपको रेकमेंड भी कर सकता हूँ, अच्छी कंपनी, आप इसे रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल आप दोनों से, आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड ही था। पहले मैं मुझे भाई आपके पास जाऊंगा। आपका मुफीस भाई फार्मास्यूटिकल में गैलेक्सो टॉपिक हो चुका है, रिमेनिंग पोर्टफोलियो में आपसे पूछूंगा। मुझे भाई क्या टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स में आपसे पूछना चाहूंगा, करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए एक इन्वेस्टर के लिए क्या टॉप 5 टॉपिक्स होनी चाहिए? देखिए, हम सेफेस्ट एसेट के अंदर जाएंगे ताकि आपको अगर मार्केट गिरती भी है तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर ऑयल बढ़ता है तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो ऑयल सेक्टर के अंदर हम आ जाते हैं। तो उसके अंदर OGDC मेरा फेवरेट है, क्योंकि रिसेंटली मैंने ग्रुप के अंदर भी वॉइस नोट किया था, डिटेल एनालिसिस किया था, हमने चार्ट वगैरह भी शेयर किए थे ग्रुप में। तो वो इसका इसी टारगेट, अगर आप इसको लेके चलते हैं तो 500 रुपये तक आपको चांस मिल सकता है एग्जिट करने का, अगर आप यहाँ बाइंग करते हैं। 273 रुपये की अच्छी क्लोजिंग आई है इसकी OGDC की, क्योंकि सर्कुलर डेट वाली चीज़ अभी इसकी स्लो स्लो रिजॉल्व हो रही है। बलूचिस्तान के हालात सही होंगे तो रेकॉर्डिंग भी हो जाएगा, और अभी क्योंकि ऑयल की प्राइस बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो इससे इसकी प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर हो गए। नीचे आएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली थोड़े से हिट करेंगे, लेकिन स्टेबल रहेंगे पिछले दिनों की तरह, पिछले साल की तरह। तो कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अगर ऑयल बढ़ता भी है तो भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है, लेकिन हाँ, मार्केट के प्रेशर के अंदर थोड़ा नीचे आ सकता है। तो OGDC सबसे पहला पिक हो गया हमारा। दूसरे नंबर पर ATRL है, अटक रिफाइनरी। ग्रुप बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे पहले अटक सीमेंट सेल हुई है, जो फेरॉन ग्रुप है जिसका ये पूरा ग्रुप है, अटक ग्रुप है, जिसके अंदर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। तो उन्होंने पहले अटक सीमेंट सेल किया। तो मुझे लगता है कि अगर अटक रिफाइनरी सेल की तरफ जाता है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी सेल होगी, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी गारंटी 1400 रुपये के अराउंड है। तो 1500-1600 पर अटक रिफाइनरी अगर सेल होता है तो बिकेगी कंपनी इतने की, और कैपिटल गेन के चांसेस भी अराउंड 1400-1500 तक का आप टारगेट रख के ATRL के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स इसकी अच्छी है, स्टेबल नहीं है, अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है अर्निंग के अंदर, लेकिन कंपनी वाइज बहुत अच्छी अर्निंग है इसकी सेक्टर वाइज। दो ये कंपनी हो गई। तीसरी फार्मा सेक्टर के अंदर, जैसे कि मुफीज ने गैलेक्सो बता दी, तो अब गैलेक्सो में स्किप करता हूँ, मैं सिटी फार्मा कहूंगा, क्योंकि सिटी फार्मा ने जो है वो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दी है। API की मीना रीजन के अंदर भी एक्सपोर्ट की थी पिछले साल के अंदर, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना, चलो बिल्कुल थोड़ी ही सही, $2 लाख की थी, फिर $4 लाख की, थोड़ी ही सही, लेकिन एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो सिटी फार्मा है वो आपको सूनर और लेटर, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दीजिएगा।
टारगेट प्राइस हम 150 रुपए रख के चल सकते हैं, यानी कि 100% रिटर्न आपको यहाँ से जो 3 कंपनी बता दी, तीनों के अंदर 100% रिटर्न के आपके चांसेस मौजूद है। इसके बाद सीमेंट सेक्टर की हमने पहले भी बात की थी, तो मैपल लीफ सीमेंट स्टिल मेरी टॉप पिक के अंदर है, वो भी यहाँ से 150 से ऊपर का मुझे टारगेट लगता है। खैर, लेकिन हम बेस लाइन लेके चलेंगे, 150 रुपए का टारगेट मैपल लीफ सीमेंट के अंदर आपको मिल सकता है। तो ये 4 कंपनी हो गई, और मेरी 5वीं है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो है BIPL, बैंक इस्लामी। खैर, बहुत ही अंडरडॉग है, लोग पसंद शायद करें ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन खैर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, डिविडेंड इसका अच्छा है, 3.25 रुपए का डिविडेंड देती है, और 25 रुपए के अराउंड का इसका 26 रुपए के अराउंड से शेयर प्राइस है, यानी कि 10% तक आफ्टर टैक्स इसकी यील्ड बनती है, और इसकी अर्निंग भी 5.5 रुपए है, 5 रुपए 40 पैसे के करीब है, यानी कि 5 के मल्टीपल पर मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में सबसे सस्ता मल्टीपल इसका ही है अभी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी 5 कंपनी जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी आपकी, और पोर्टफोलियो यहाँ से डबल 1 से 1.5 साल के अंदर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है मोइज भाई, मैं आपसे बैंक इस्लामी के बारे में पूछना चाहूंगा। जो आपने रिकमेंडेशन हमें दी है, शरिया कंप्लायंट बैंक है, ये रिजल्ट्स तो इसके अच्छे हैं, फंडामेंटल्स आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम्स में मजीद बेहतर हो सकते हैं। प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं? एक अपसाइड प्रोजेक्शन आपको कितनी नजर आती है बैंक इस्लामी में फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? देखिए, अगर आज से 1.5 साल पहले ये 20 रुपए का शेयर प्राइस था और 10 रुपए की इसकी अर्निंग थी, 2 के मल्टीपल पर मिल रहा था। कोई भी बैंक 2 के मल्टीपल पर नहीं मिलता। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ अंडरडॉग है, इसकी बैंक की सर्विसेज इतनी कोई खास लोग यूज नहीं करते, रिटेल कस्टमर इसका ज्यादा है, कॉर्पोरेट क्लाइंट इसके पास इतना नहीं है, इसलिए डिपॉजिट भी इसके इंक्रीज होते हैं, लेकिन मेजरली इंक्रीज नहीं आता, 50% का इंक्रीज नहीं आता, 2%, 3%, 5% का इंक्रीज आता है इसके डिपॉजिट्स के अंदर भी। तो अब इसका क्योंकि पीई रेशो बहुत ज्यादा सस्ता है, इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, और अभी जो राइट नाउ मार्केट है उसके अंदर लोग सर्च करते हैं कि इसका पीई रेशो बहुत ज्यादा नीचे आ गया सेक्टर वाइज। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो 7 का पीई चल रहा है, अगर हबीब बैंक भी आप देखते हैं, नॉन शरिया खैर, लेकिन उसका भी 7 से 8 का पीई चल रहा है। नेशनल बैंक दिखते हैं, उसका भी इतने के अराउंड पीई चल रहा है, 6-7, मतलब जो बैंक इस्लामी का पीई वो आपको सबसे लोएस्ट में मिल रहा है। और इसी मार्केट के अंदर सबसे जो लोग सर्च करते हैं शेयर, जिसका पीई कम हो और जिसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो ये बिल्कुल आपके क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है। बैंक इस्लामी जिसकी पीई कम है और डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो इसलिए यहाँ से ग्रोथ के चांसेस हैं। और अगर हम नॉर्मली जो अभी मार्केट का हाई लगा था, उसके अंदर जो बैंक का पी चले गया था वो 9 पे चले गया था, और इसका अगर 9 पे पी जाता है तो 50 रुपए का रेट निकलता है यहाँ से, ये भी डबल जो है वो आपको दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है मुफीस भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए करंट सिनेरियो को माइंड में रखते हुए? कौन सी कंपनीज रिकमेंड करेंगे गैलेक्सो के बाद? देखिए, जैसे मुइज बता रहे, जो कंपनीज मॉडल सब वो कंपनीज रख सकते हैं आप। मिलेट ट्रैक्टर रख सकते हैं आप, गैलेक्सो रख सकते हैं आप, OGDC रख सकते हैं, सिटी फार्मा रख सकते हैं। कंपनीज तो बहुत सारी हैं, और हर जबान ज़द-ए-आम वही कंपनीज जो हम अपनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, पिछले शो में, अगले शो में डिस्कस कर रहे होते हैं। क्योंकि हम वो कंपनीज क्यों बोलते हैं? एक तो फंडामेंटली सॉलिड है, स्ट्रांग है, ग्रोथ नजर आती है, एक्सपेंशन नजर आती है। जैसे मुझे बता रहे एक्सपोर्ट करेंगे कंपनीज, अर्निंग्स में है, प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज की, कंपनी रिवाइव कर रही है, इम्प्रोवाइज कर रही है, मेंटेन कर रही है, सस्टेन कर रही है। तो अभी सवाल ये भी नहीं आएगा कि आपने कौन सी पोर्टफोलियो बनाना हो, क्योंकि अभी तो लोग फंसे हैं पोर्टफोलियो बना के, तो मैं उन्हीं को एड्रेस करता हूँ। तो कंपनीज, अगर आपके पास इस तरह की कंपनीज हैं तो रिलैक्स, इट्स जस्ट अ शॉर्ट फेज, होल्ड द कंपनीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ग्रुप पे एक बात लिखी थी, मैं वो यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट जो है ना, जो लॉन्गर रहता है ना गेम में, उसको रिवॉर्ड करती है, अल्टीमेट विनर वही निकलता है। मार्केट आपको इतना थकाएगी कि यू वांट टू गिव अप, एंड व्हेन यू डू, मार्केट सेटल हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ इट हैज ऑलवेज बीन। तो रिलैक्स करें, जिनके पोर्टफोलियो बने हुए वो परेशान ना हो। नया पोर्टफोलियो से तो हम वैसे भी कंटेंट बना रहे होते हैं, जो कंपनी हुई से बनाई, जैसे मैंने आपको बताया, गैलेक्सो, OGDC, मारी है, एग्रो होल्डिंग है, गैलेक्सो, सिटी फार्मा, मिलेट ट्रैक्टर, ये वो कंपनीज हैं जिनको आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, जिनको आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहेंगे। थैंक यू मुफीद एंड मोइज भाई, शो में आने के लिए, एड्रेस करने के लिए सबको। ये था आज का हफ्तानामा। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आने वाले वीक में शायद हफ्तानामा ना हो, आप लोगों से मुलाकात ईद के बाद होगी इंशाल्लाह। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको शो कैसा लगा, कौन सी मजीद चीज़ें आप चाहेंगे कि हम ऐड करें और हम अपने गेस्ट से सवाल पूछें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी और सिचुएशन मजीद बेहतर और सर्टेन होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।